सर दे दी। हो गई गुड, ठीक है। सबको वॉइस क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए, है ना, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो डाइपोल मूवमेंट पढ़ चुके थे। आज डाइपोल मूवमेंट से आगे चलना है हम लोगों को। तो आज डाइपोल मूवमेंट से आगे जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है दैट इज वैलेंस बैंड थ्योरी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जिसे हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हम लोग इसे बोल सकते हैं, जो आप लोगों को सुटेबल लगे। ठीक है, अब सबसे पहले इस थ्योरी में बताया क्या जाता है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सब सुनना एक बार ढंग से। क्या बोल रहा है ये कि जब दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, दो एटम्स एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। जब दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। जैसे जैसे वो नजदीक आते जाते हैं तो उनके बीच में दो टाइप के न्यू फोर्सेज जनरेट होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब दो एटम एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता। लेकिन जब वो दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो वहां पर दो फोर्स जनरेट होते हैं, दो नए फोर्स जनरेट होते हैं उन दोनों एटम के नजदीक आने से। क्या होगा? एक ये एटम है और एक ये एटम है, क्या होगा? कौन से दो नए फोर्स जनरेट होंगे? ठीक है, अब देखना नए फोर्स। इसका न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स होंगे एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन। एक एटम का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से सोचने की बात है, मैं बोल रहा हूँ दो एटम एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वहां पर दो फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक दूसरा कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ओके, चलिए अब लिखते हैं हम लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ? This theory states that when two atoms come close together, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक नजदीक आते हैं, when two atoms come close together, then there are two new forces comes into existence। तो वहां पर दो नए फोर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, दो नए फोर्स जनरेट होते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो उनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। लेकिन जब दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक नजदीक आते हैं तो वहां पर दो नए फोर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? पहले फोर्स का नाम है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है,
दूसरे फोर्स का नाम क्या है? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकते हैं भैया। फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, एक एटम का इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, और दूसरे एटम का क्या? न्यूक्लियस। force between electrons of one atom and nucleus of another atom। रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्या है? वो किस किस के बीच में होगा? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में। तो फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम। ठीक है। और क्या होगा? एंड न्यूक्लियस ऑफ वन एटम टू न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। ठीक है। अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, रिपल्शन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। अभी समझ जाओगे धीरे धीरे जब मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू है रिपल्सिव फोर्स के, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू है रिपल्सिव फोर्स के, ठीक है, देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है या बराबर है रिपल्सिव फोर्स के तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स से, तो देन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है अट्रैक्टिव से तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद एक बार पूछ लेंगे स्क्रीन ऑफ करके। सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया H2 का। ठीक है, H2 में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मान लीजिए मैं नाम देता हूं Ha और दूसरी हाइड्रोजन को मैं नाम देता हूं Hb। एक हाइड्रोजन को मैंने नाम दिया Ha और दूसरी हाइड्रोजन को मैंने नाम दिया Hb। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। ये सबको पता है। चलिए मैं एक रफली बनाता हूं कि ये Ha है, Ha का न्यूक्लियस, Ha न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेरे हिसाब सबको पता है, नहीं पता हो तो फिर भी। ये Hb का न्यूक्लियस है, कैसा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक है, Ha के पास, एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये A का इलेक्ट्रॉन और ये B का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये A का इलेक्ट्रॉन और ये B का इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके। अब मैंने क्या किया, देखिए ये जो फोर्स है, ये एटम जब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ तो था क्योंकि ये तो इसी का है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ था क्योंकि ये तो इसी का है।
ठीक है, तो ये पुराने फोर्सेज हैं, ये पुराने फोर्सेज हैं, ये हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेज था, ये पुराने फोर्सेज हैं। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक नजदीक आए, मेरी बात ढंग से सुनना, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक नजदीक आए, ठीक है, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ये नए फोर्सेज हो गए अट्रैक्टिव फोर्सेज, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कहता है अगर मैं बात करूं कि रिपल्सिव फोर्स कौन सा होगा, तो रिपल्सिव किसमें होता है? सेम चार्जेस के बीच में। देखिए, इसका न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, और कोई रिपल्सन आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बताऊं, अब ये जब नजदीक आएंगे तो ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो नए फोर्सेज हैं उनमें दो अट्रैक्टिव फोर्स हो गए और दो क्या हो गए? रिपल्सिव फोर्स हो गए। तो मैं यहां पर बोलता हूं हेयर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, हेयर अट्रैक्टिव फोर्स जो है इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, और जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, बट द मैग्नीट्यूड, और ये लाइन तो मैंने लिखी भी है ऊपर, अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर है तो क्या होगा? बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स is greater than repulsive force। ठीक है, सो क्या होगा अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया? सो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक की बात किसी को क्लियर नहीं हो तो मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, वो एक बार थंब इंप्रेशन दे देगा, उसकी बात फिर पूछ लेते हैं। जिसको क्लियर नहीं हो, जिसको कोई डाउट है यहाँ तक, एक बार सब वीडियो ऑन करें, मैं देखूं बैठे भी हो या नहीं बैठे हो। ये अंजना शर्मा, शुभम दलाल, अलीशा गुप्ता, यश जैन, ईशान गुप्ता, वीडियो ऑन नहीं होते क्या बच्चा? तुषार यादव, साक्षी, अभी हो गया साक्षी जहां का। यश जैन, अलीशा गुप्ता, ईशान गुप्ता, अंजना, ईशान गुप्ता चलो पीसी में ले रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलीशा गुप्ता आप तो कर सकते हो वीडियो ऑन। आशीष जांगड़ा, काम्या, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हम इंप्रेशन दीजिए। यहाँ तक जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो थंब इंप्रेशन दीजिए। अवनी, कंचन, रचिता क्लियर है यहाँ तक? यस जैन क्लियर है? हर्ष कुमार क्लियर है? ओके,
ठीक है, चलिए वापस से आते हैं। चलो वापस से आने से पहले अगर सबको क्लियर है तो एक बार He2 बनाइए, लिखिए He2, वीडियो ऑफ नहीं करेंगे। He2 जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा था उसी तरह हीलियम का मॉलिक्यूल He2। अब मैंने यहां पर दो हीलियम मान लिए, एक हीलियम का नाम मैंने दे दिया A और दूसरे हीलियम का मैंने नाम दे दिया B। दो हीलियम मान लिए, एक हीलियम का नाम मैंने दे दिया A और दूसरे हीलियम का नाम मैंने दे दिया। आशीष जांगड़ा जी आप हैं क्लास में? अगर है तो एक बार थंब इंप्रेशन देना। आशीष जांगड़ा नहीं है, ठीक। हीलियम के एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें दो हीलियम के एटम है HeA और HeB, लिख लिया सबने। हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से हमें मतलब नहीं है अभी, अभी हमें मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो नए फोर्स बनाइए। जब दो हीलियम के एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो कितने अट्रैक्टिव फोर्स बनते हैं और कितने रिपल्सिव फोर्स। एक बार ट्राई कीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए। जो गलतियां होंगी, जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता चल जाएगा। जब हीलियम के दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनके बीच में कौन कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मेघांश मौर्य बेटा जी, वो 551 पे नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो हुआ है। वीडियो में जो आप बता रहे थे ना, वीडियो में वो 551 पे नेटवर्क इश्यूज की वजह से। जल्दी करो भाई, है ना, मेरे को भी बहुत गर्मी लग रही है। जो करता जाए, जिससे होते जाए। मैं आंसर नहीं पूछूंगा किसी से भी, जिससे होता जाए सिर्फ थंब इंप्रेशन देता जाए। किसी मैंने कर लिया, हिमांशी ने कर लिया, हिमांशी यादव गुड। सुमित राय गुड, कृष्णकांत गुड, विनय यादव गुड, कशिश गुड, हिमांशी गुड, आशीष जांगड़ा गुड, वशिष्ठ मिश्रा गुड, रचिता गुड। गुड 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 गुड, ओके। चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले इशिका चौधरी से आज पूछना चाहूंगा। इशिका चौधरी आपका नंबर नहीं आया है कभी, आपसे पूछना चाहूंगा। वृंदा, इशिका चौधरी को अनम्यूट कीजिए। बोलिए इशिका, क्या आंसर है आपका? सर हीलियम का न्यूक्लियस ए और बी का अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे मेरे को दूसरे को। सिर्फ टोटल अट्रैक्टिव और टोटल रिपल्सिव बता दो। अट्रैक्टिव कितने? 1 2 3 4 सर दो है सर, अट्रैक्शन दो है सर दो, अट्रैक्टिव। यस सर। और रिपल्सन सर वो भी दो ही हैं। 2 है। ठीक है, तो हीलियम का मॉलिक्यूल आपके हिसाब से एडजस्ट करेगा। और कोई बच्चा इशिका को म्यूट कर दीजिए वापस से। इशिका, और कोई बच्चा जो आंसर अगर सेम हो तो ना बोले, अगर आंसर डिफरेंट है तो एक बार जल्दी से हम इंप्रेशन देके बोले जल्दी से। खुशी रावत का एक अलग आंसर है, अनम्यूट कीजिए। सर इसमें अट्रैक्ट वाले तो 2 होंगे और रिपेल वाले 4 होंगे। ओके ठीक है, रचिता का अलग 4 आंसर है। या रचिता 5। बोलिए। वृंदा, रचिता।
सर अट्रैक्ट 4 रिपेल 5। ओके, अगला कोई बच्चा? डिम्पल। सर अट्रैक्ट 4 और रिपल 2। 4। हिमांशी। हिमांशी यादव। वृंदा। हिमांशी यादव। सर अट्रैक्ट 2 और रिपेल 4। ओके। सुमित राय जी। एक हर्ष शर्मा बच गया, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। सुमित राय जी। सर अट्रैक्शन के 4 हैं और रिपल्शन के 5 हैं। ठीक है, हर्ष शर्मा जी। अट्रैक्शन के 4 है और रिपल्सिव के 5 है। ओके, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं किस किस का सही होगा, किस किस का गलत होगा। जिसका सही हो वो खुश हो लेना, जिसका गलत हो वो थोड़े उदास हो लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तभी तो सही होगा ना। चलिए, तो मैं बनाता हूं, देखिए। ये हीलियम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस बार। ये पहले हीलियम का न्यूक्लियस है, दैट इज HEA। ढंग से देख लेना, आप लोगों ने जो मिस्टेक की होगी वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये दूसरे हीलियम का न्यूक्लियस है, HEB। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक है, हीलियम के पास, इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये इस हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये मैंने दिखा दिया इस हीलियम का से ही है। ये पुराने फोर्सेज हैं कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा होगा। ये न्यूक्लियस, सॉरी ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मेरे को, 980 होगी ज्यादा। चलिए, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये पुराने फोर्सेज है। ये पुराने फोर्सेज क्या है कि जब ये एटम कहीं पर भी होंगे, ये फोर्सेज तो होंगे ही होंगे भाई, है ना, क्योंकि ये तो एक एटम के अंदर के फोर्सेज है। ठीक, लेकिन जब ये एटम एक दूसरे के नजदीक आए तो कौन कौन से फोर्सेज जनरेट हुए? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कौन से फोर्स की बात करना चाहें। चलो रिपल्सिव फोर्स की बात कर, अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस, सॉरी, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये सारे अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, और कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन होगा यहाँ पर 4। गिन लो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिपल्सिव फोर्स की। रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में है? तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को रिपेल करेगा, यहां पर भी रिपल्सन। ठीक है, और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। ठीक है, कई बच्चों ने तो ये 3 रिपल्सन बना दिया होंगे कि जी हो गया मामला क्लियर, बात खत्म। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी तो रिपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन
इस इलेक्ट्रॉन को भी तो रिपेल करेगा। तो आप रिपल्शन गिनिए, 1 रिपल्शन, 2 रिपल्शन, 3 रिपल्शन, 4 रिपल्शन और ये 5 रिपल्शन। रिपल्शन हुए 5। रिपल्शन कितने हो गए? 5 रिपल्शन हो गए। ठीक है भाई, 5 रिपल्शन होने के बाद मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बना लिया होगा सबने, अभी यही लिख रहा हूं मैं। Here repulsive force is greater than attractive force. So He2 molecule does not exist. इसका मतलब He2 molecule जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब ज्यादा उस पे मत जाना कि सर लिथियम का भी बनाना है, हमें मतलब ही नहीं है उनसे, हमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम वाले से मतलब है बस। अब अगला पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो क्या कि देखिए आपने कहा कि जब दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें दो फोर्स हुए, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा एनर्जी को कम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एटम की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है उस एटम की, द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीजेस व्हेन एटम्स कम क्लोज टू each other, when atoms come close to each other, because क्यों? because attraction जो है, मैंने कहा अभी attraction जो है वो डिक्रीज करेगा एनर्जी को, एंड रिपल्शन जो है वो इंक्रीज करेगा एनर्जी को। ठीक है, एक चीज, एक ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ पर। मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है बच्चा, आपने देख भी लिया होगा, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है, आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, लाइनें सीधी नहीं जाएंगी इतनी। सर रचिता कुछ कहना चाहती है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि दो एटम जो हैं, समझने की कोशिश करना, एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, दो एटम एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो उस टाइम पर उनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? ये लाइन जो है यहाँ पर, ये चीज जो है इस तरफ जो हम लोग दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस ग्राफ में, और इस साइड जो इस ग्राफ में दिखा रहे हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जब वो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनकी, तो उनके बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और भी कर सकते हो। ठीक है, जब ये एटम एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, जब ये एटम एक दूसरे के धीरे धीरे क्या आने की कोशिश करेंगे? नजदीक नजदीक आने की कोशिश करेंगे। जब ये एटम एक दूसरे के धीरे धीरे नजदीक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है,
नजदीक आने की कोशिश करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, मैं क्या मानता हूं कि देखिए दो लोगों में फेसबुक पे दोस्ती हुई, एक यहाँ पर इंडिया में रहता था, एक अमेरिका में रहता था, दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब तक फेसबुक पे नहीं मिले थे तो ना इंडिया वाला, ये मान लीजिए इंडिया वाला है ये अमेरिका वाला है, ठीक है, तो जब तक फेसबुक पे दोस्ती नहीं हुई थी तो ना इंडिया वाला अमेरिका वाले को जानता था, ना अमेरिका वाला इंडिया वाले को जानता था। ठीक है, तो इसका मतलब उस टाइम पर इनके दोनों के बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं था। तो उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। धीरे धीरे एक दूसरे की, अमेरिका वाले ने इंडिया वाले को, इंडिया वाले ने अमेरिका वाले को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, धीरे धीरे उनकी बातें होनी शुरू हुई, बातें होनी शुरू हुई तो क्लोजनेस बढ़ती चली गई, अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। अमेरिका वाले को इंडिया इतना अच्छा लगा कि वो इंडिया में आ गया, दोनों एयरपोर्ट में मिले तो बोला कि मैं होटल में रुक जाऊंगा नहीं। अब देखो कितनी क्लोजनेस है कि अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो अमेरिका वाला इंडिया में आ गया। बोला होटल में क्यों रहेगा, कहते नहीं है फिल्मों में देखते हो आप लोग, होटल में क्यों रहेगा भाई, मेरा घर रहा। तो अमेरिका वाला क्या करता है, उस इंडिया वाला क्या करता है, अमेरिका वाले को अपने घर ले जाता है। ये इंडिया वाला था, ये अमेरिका वाला था। अब अमेरिका वाला कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया वाले के घर में ही रह रहा है। ठीक है, तो अमेरिका वाला क्या करता है, वो धीरे धीरे, समझदार प्राणी होता है, वो धीरे धीरे इंडिया वाले के घर पे कब्जा करने की कोशिश कर, सॉरी ये ज्यादा हो गया, एक बार इसको दोबारा से सर रचिता बोलना चाहती है। मेरे भाई। हाँ ठीक है, तो अब ये एयरपोर्ट पे आने के बाद उसने क्या कहा कि भाई मेरे घर चल, कहाँ जाएगा, तो वो उसको अपने घर ले। अब अमेरिका वाला कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है। इस टाइम पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, इससे ज्यादा दोस्ती नहीं होगी। क्या होगी ज्यादा दोस्ती, भाई अपने घर ले गया, अपने घर रख लिया, और ज्यादा दोस्ती क्या होगी। ठीक है, अब क्या करता है अमेरिका वाला, समझदार बनता है, वो धीरे धीरे इंडिया वाले के घर पे कब्जा करने की कोशिश करने लगता है, उससे फेक साइन करवा लेता है, फेक साइन करवा के उसके घर पे धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे वो उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है, रिपल्शन जो है उनके बीच में दोबारा से वो क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये एक मॉलिक्यूल के बीच की बात है, सॉरी पूरी ही कैसे ड्रा हो गई, ये लाइन कहां चली गई। तो एक सेकेंड, वो लाइन और डिलीट हो गई। मैं कहा ना, ड्राइंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे जो बनाई थी वो लाइन दोबारा से बना देता हूँ भाई। उस साइड पोटेंशियल एनर्जी थी, इस साइड इंटरनेशनल डिस्टेंस। ठीक है, क्या कहता है कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर एनर्जी मिनिमम है, उस टाइम पर मिनिमम एनर्जी, और जितनी कम एनर्जी होगी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो कहता है ये एनर्जी जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज डी। डी मतलब होता है बॉन्ड लेंथ। डी मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ। ये एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट इज क्या, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्लास ओवर होने वाली है। ओके ठीक है भाई, बना लिया होगा सबने, अगर नहीं बनाया हो तो जब दोबारा से क्लास ज्वाइन करें तब आप लोग बना लें। ठीक है,
ओके 2 घंटे लग जाते हैं। है जी। ओके सर अब एक बार कहता ऊपर है कर दो, हमने ऊपर वाला जे- लिखा नहीं था। क्या कह रही वृंदा? सर ऊपर वाला लिखा नहीं था। कौन सा नहीं लिखा? पोटेंशियल सर ग्राफ एनर्जी। में बनाया था। वो नोट्स आ जाएंगे जब बना लेना। सर आपकी सर वॉइस नहीं आ रही। सर को भी म्यूट कर दिया इसने गलती से। सर वॉइस नहीं आ रही। अरे वृंदा क्या कर रही है तू? इसने सर कर रही आपको हो भी तो म्यूट किया। आप भी हो जाते हो। तो फिर मेरे को अनम्यूट कर दे बस, मेरे को कर। मैंने ऐसे किया था। अब मैं तेरे को बीच में होस्ट चेंज नहीं कर सकता भाई, है ना, रिक्वेस्ट है, बोले ना कोई भी प्लीज क्लास की। सबको आवाज सुन रही है? यस सर। हाँ बस बोले ना अभी। यस सर। अब नहीं बोलेंगे, बस हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, अंदर मत लेकर जियो। टू ब्रेक 1 mole of bond is known as क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कि वो एनर्जी जो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको चाहिए। इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो दोनों चीजें सेम ही है कि बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है तो तोड़ने के लिए भी वही एनर्जी लगेगी। अब मैं यहाँ पर बीबीटी के पोस्टुलेट लिख रहा हूं, और वो पोस्टुलेट जो है वो आप लोग पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से ताकि रिकैप हो जाए। देखिए बीबीटी पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट आपकी बुक में नहीं है, मैं लिख रहा हूं इसलिए इनको लिख लेना पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? हिटलर एंड लंदन के द्वारा दी गई थी इन 1927। कि 1927 में हिटलर और लंदन के द्वारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अगली चीज क्या बोलता है? सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए, अभी आपने सबसे पहले पोस्टुलेट में मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगी? एक कोवलेंट बॉन्ड बनती है म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनती है। पीछे भी हम लोगों ने लिखा कि जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, मतलब दोनों का हिस्सा कुछ हिस्सा कॉमन नहीं होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकती। द कोवलेंट बॉन्ड इज formed by overlapping of atomic orbitals। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? कोवलेंट बॉन्ड बनती है ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ठीक है, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल किस शेल के होने चाहिए? वैलेंस शेल के होने चाहिए ऑफ 2 एटम्स।
दूसरी बात हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी कि सिर्फ वही एटम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ओनली half filled atomic orbitals can takes part in ओवरलैपिंग। सिर्फ हाफ फिल्ड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पूरी तरह से हाफ फिल्ड का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज कि जो एटम्स हैं, द एटम्स विद हाफ फिल्ड atomic orbital come close together in proper orientation। ठीक है, कि वो एटम जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपके एक दूसरे के पास आएंगे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ग्रेटर द ओवरलैपिंग। सर एक बार ऊपर करना। एक सेकेंड, लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पर ग्रेटर द ओवरलैपिंग में कि सिर्फ ये बात जरूर रहेगी कि एक मिनिमम एनर्जी लेवल तक, उसके बाद तो रिपल्सन होने लग जाएगा। अभी ग्राफ देख लिया, ग्रेटर द ओवरलैपिंग हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है अब अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी पेयर्ड, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी पेयर्ड, ठीक है, इन वैलेंस शेल can enter into bond formation। इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से ही पेयर्ड हैं वैलेंस शेल में, वो एंटर कर सकते हैं, कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ, कब? इफ दे कैन अनपेयर्ड फर्स्ट, अगर आप पहले उसे क्या कर सकें, अनपेयर्ड कर सके। इफ दे कैन अनपेयर्ड फर्स्ट एंड शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले आप लोगों ने कुछ पॉइंट लिखे थे, उन पॉइंटों में हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था, वही बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है वो एग्जांपल? वो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, पीछे हम लोगों ने सल्फर वगैरह के लिए थे, आज मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, या फिर हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या कि नियॉन 10 3s2 3p5। ठीक है, मेरी बात ढंग से सुन लेना,
और आपको याद आ जाएगा पीछे जो अभी पढ़ा था 2-4 दिन पहले ही, ग्राउंड स्टेट। ये इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये s में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसकी कोवेलेंसी, पीछे हम लोग कोवेलेंसी कर रहे थे, इसलिए इसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 1। अब कहता है पहली एक्साइटेड स्टेट लिखना चाह रहा हूं। पहली एक्साइटेड स्टेट लिखूंगा कैसे कि भैया मैं क्या करता हूं कि ये 3p के जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था आप इसे किस में प्रमोट कर सकते हैं। 3p के जो इलेक्ट्रॉन है मतलब थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसे आप थर्ड शेल में ही प्रमोट कर सकते हो, दूसरी शेल में नहीं भेजोगे। तो 3p का जो ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था उसे मैंने किस में भेज दिया, 3d में भेज दिया, क्योंकि 3d खाली है। अब गिनो कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए 3, तो कोवेलेंसी हो गई 3। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही ओवरलैपिंग में या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जिसके पास अगर अनपेयर्ड नहीं है, तो अगर आप अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है, और अगर आप अनपेयर्ड कर सकते हैं तो आप पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करें। और अनपेयर्ड कैसे करें कि आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज दीजिए, मतलब हायर एनर्जी लेवल में भेज दिए, बशर्ते कि शेल जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट थर्ड, तो अब 3s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना बच गया, इसे भी प्रमोट कर देते हैं। सर ये 3p, अब गिनो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ पर जो कोवेलेंसी है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, चलो आप लोगों ने एक सेकंड रुकिए भाई, है ना। हाँ, अब उसके बाद कहते हैं एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया मैं। क्वेश्चन क्या है कि एलिमेंट्स which do not follow Aufbau principle, ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, लेकिन मेरे को यहाँ पर मिल गया तो मैंने लिख दिया। आप लोगों ने ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शन लिखने हैं। 2 एलिमेंट हैं, एक है लेंथेनियम या लेंथेनम बोल सकते हो, एंड दूसरा है एक्टिनियम। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता था ये क्वेश्चन, इसलिए मेरे को मिला तो मैंने लिख दिया कि एलिमेंट व्हिच डू नॉट फॉलो ऑफबाउ प्रिंसिपल, लेंथेनियम एंड एक्टिनियम।
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल concept of overlapping। ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? देखो ओवरलैपिंग में होता क्या है, एक बार ओवरलैपिंग को समझे। ये दो एटम्स थे, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग में ये ओवरलैपिंग, ये वाला हिस्सा जो है ये ओवरलैपिंग। ठीक है, इस ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक एटम के का दूसरे एटम के अंदर जाना। इसे हम लोग बोलते हैं, पूरी तरह नहीं गया, कुछ गया, इसे बोलते हैं पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल्स। partial interpenetration of orbital is called overlapping। ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जाना, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। इंटर मतलब अंदर जाना, पेनिट्रेट करके जाना, पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा अंदर जाना। ठीक है, अब बोलता है पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन का मतलब क्या है? मींस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड part of electron cloud of both atoms becomes common। ठीक है, कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हो गया, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? कॉमन है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉमन पार्ट है ये दोनों एटम का, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ एटम्स। ठीक है, चलें, ओके।